नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है और स्पेशल रिपोर्ट में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां बीते दिन खूनी संघर्ष हुआ। 24 जिंदगियां चली गईं और आज उन्हीं अफसरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये तमाम लोग कैंडल मार्च लेकर यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल अखिलेश सरकार से है, आखिर कौन सी वो मजबूरी थी कि इन अवैध जमीन कब्जाने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करने से पीछे हट रहे थे, और जब कार्रवाई के लिए उनकी पुलिस आई तो उसकी तैयारी नाकाफी साबित हुई और 2 अफसर शहीद हो गए। इन सवालों के बीच ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा के जवाहर बाग की नाक की लपटों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी खाक हो गई। एसपी सिटी शहीद, थानेदार शहीद, 23 पुलिस वाले घायल, 22 उपद्रवियों की मौत। 24 मौतों का जिम्मेदार कौन? भगवान श्री कृष्ण की नगरी अचानक जैसे लंका बन गई। जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और अतिक्रमण करने वालों के बीच आमने सामने का युद्ध हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मथुरा गूंज उठा। 2 पुलिस अफसरों की जान चली गई। 23 पुलिस वाले अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस की गोली से 22 उपद्रवी भी मारे गए। आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों हो गई? मथुरा की धरती इस कदर रक्त रंजित क्यों हो गई? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पुलिस और प्रशासन की चूक। साधु संत के उनके प्रभाव में आकर के या उनके वजह से वहाँ धरना दे करके और सरकार की ज़मीन पे बैठे थे और कई स्तर पे कई बार बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो हटे नहीं हैं। चूक केवल इतनी चूक भी है और मैं समझता हूँ पुलिस को पूरी बातचीत और तैयारी के साथ उनसे बातचीत भी करनी थी और पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी में नहीं था कि इतना कुछ उनके पास होगा। प्रशासन की गलती पर गलती के चलते नाकामियों का सिलसिला बन गया और देखते ही देखते 24 जानें चली गई। मथुरा में इतना भयानक खूनी संघर्ष हो गया तो इसके पीछे सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस की थी। पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया था। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी कि 2 साल से जवाहर बाग पर अवैध कब्जा जमाए अतिक्रमणकारी किस तैयारी के साथ बैठे थे। कल लगभग 5 बजे जब पुलिस की एक टुकड़ी उस क्षेत्र का पूर्ण निरीक्षण करने गई तो बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई। करीब 280 एकड़ एरिया में फैले जवाहर बाग में जाने कब से हथियारों का जखीरा और गोला बारूद जमा हो रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। भीतर करीब 3000 अतिक्रमणकारी थे और उनमें से ज्यादातर असलहों से लैस। पुलिस को पता ही नहीं था कि हथियार और गोला बारूद से लैस उपद्रवियों से संघर्ष में उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 47 कट्टे और 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जवाहर बाग से। अभी डीएम एसपी ने तो संभाला है, लेकिन जो जोखिम हुआ है या जो घटना घटी है किसी की जानकारी में नहीं था कि इतने असले होंगे। पुलिस ने जैसे ही जवाहर बाग में एक्शन लिया, उपद्रवियों ने फौरन पहले से लगाकर रखे गए विस्फोटकों को सिलेंडर में धमाका कर दिया। आग के शोले उठे, साथ ही फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस को न तो कब्जेधारियों की तैयारी की भनक थी और न ही पुलिस के पास कोई ठोस तैयारी ही थी। मथुरा पुलिस के अफसर और ज्यादातर सिपाही, दारोगा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पहुंचे
अतिक्रमण हटाने के दौरान अक्सर हिंसा का खतरा रहता है। ऐसे में पुलिस वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत बड़ी भूल कर दी। पुलिस और प्रशासन की चूकों के चलते इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गईं। पुलिस प्रशासन की टीमें तो पहले भी कई बार आजाद भारत विधिक विचारक क्रांति सत्याग्रही संगठन से बातचीत करने जा चुकी थी, लेकिन इस बार फाइनल था। पुलिस बेखबर थी, उपद्रवी हिंसा पर आमादा। चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस ने इस बार भी बातचीत से शुरुआत की, लेकिन उधर से गोलियों की बौछार हो गई। तो ये यहाँ लेडीजें बैठी हुई थी, 500-700 की उसमें है, तो उन्होंने उनको गालियाँ दी एडीएमओ को, बोले हम नहीं करेंगे, और रामरक्ष यादव आए, बोले जो तुमको करना है करिए। तो पुलिस मॉर्ग डील के हिसाब से, मतलब कोई पुलिस का इस तरीके का वो नहीं था कि पुलिस जाके वहाँ इस तरीके से इन लोगों के साथ वो करे। तो उन्होंने उल्टा, पुलिस जब उनको समझाने अंदर गई है तो पुलिस पर सीधा गोलियां चलाई हैं। इस कदर पुलिस के इंटेलिजेंस का नाकाम हो जाना, बिना तैयारी के हजारों उपद्रवियों पर एक्शन के लिए पहुंच जाना, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में डालना, चूक पर चूक हुई और नतीजा मथुरा में खून की होली। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार पुलिस की तैयारी में चूक कहां थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से जब पुलिस यहां पर पहुंची, लोकल इनपुट पुलिस जो है वो डेवलप नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। कैमरामैन विक्की के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा आज तक। पुलिस को अंदाजा था कि कब्जाइयों ने यहाँ पर हथियार इकट्ठा किए हुए हैं, लेकिन शायद ऐसे अंदाजा नहीं था कि लैंडमाइन से लेकर पेड़ों पर चढ़कर वो शूट करने को तैयार रहेंगे। और इन कब्जाइयों को भी अंदाजा था कि पुलिस से कभी ना कभी आर पार की लड़ाई होने वाली ही है, और इसीलिए उन्होंने हथियारों को इकट्ठा करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। पुलिस भी दंग रह गई जब इस पूरे इलाके पर पुलिस का कब्जा हुआ और यहाँ से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए। धर्म के नाम पर जवाहर बाग में अवैध कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों से जब पुलिस की मुठभेड़ हुई तो वो हो गया जिसकी पुलिस ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आमने सामने की लड़ाई में देखते ही देखते गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। पुलिस के असलहों पर कब्जाइयों की बंदूकें भारी पड़ने लगी। पुलिस को उल्टे पांव भागना भी पड़ा। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के बैनर तले दंगाई सालों से यहां हथियार इकट्ठा कर रहे थे और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। 2 पुलिस अफसरों समेत 24 लोगों की खून की होली के बाद 5.5 घंटे के खूनी संघर्ष में पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को जवाहर बाग से खदेड़ने में कामयाब हो गया, और जब उसके हाथ उपद्रवियों के हथियारों का जखीरा आया तो आंखें फैल गईं। धर्म के नाम पर आश्रम चला रहे लोगों के खूनी इरादों के गवाह हैं हथियारों का ये जखीरा। जरा इनकी तादाद देख लीजिए। 315 बोर के 42 देसी कट्टे, 12 बोर के 3 तमंचे, 312 बोर के 4 राइफल, 315 बोर की 2 राइफल, 1 लाइसेंस वाली बंदूक, 315 बोर के 90 कारतूस, 312 बोर के 99 कारतूस और खोखे। ये तो वो हथियार हैं जो पुलिस के हाथ लग गए। इसके अलावा जो फरार हुए उनके साथ भी असलहे गए होंगे। पुलिस की माने तो इन लोगों ने जवाहर बाग में छोटे छोटे बंकर तक बना रखे थे और पेड़ों पर भी हथियार छिपा रखे थे। यही वजह है कि हथियारों के मिलने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मथुरा के जवाहर बाग में ये वो इलाका है जहां कल ऐसा तांडव मचा जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। इस चूक प्रशासन की तरफ से ये हुई कि उनको ये नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पास असला बारूद भी है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्थिति का आकलन करने में इतनी लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये मामला इतना गंभीर हो गया और इसमें कई लोगों की जानें गई। हाईकोर्ट ने पुलिस को जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। पुलिस तो अदालत के आदेश पर अमल करने गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी इसे आखिरी जंग की तरह ले चुके थे। पुलिस इस खूनी संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी, जबकि कब्जाई हथियारों के जखीरे के साथ आर पार के मूड में थे। असलहे उनके खूनी इरादों की गवाही दे रहे हैं। मदन गोपाल, अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा आज तक। हम खुद पहुंचे मौका वारदात पे। हमने देखा कि आखिर किस तरह से
इन लोगों ने, इस धार्मिक समूह ने अपना पूरा साम्राज्य 280 एकड़ में बिठा रखा था। अंदर जाकर हमें पता चला कैसे छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे, कैसे वहां पर जय हिंद जय सुभाष के नारे लगाते थे, बाकायदा ट्रेनिंग करते थे। 8 साल से लेकर 15 साल के लड़कों को, युवाओं को फौजी ट्रेनिंग दी जा रही थी प्रशासन और पुलिस से लड़ने के लिए। देखिए अंदर सब कुछ जला हुआ, खाक हुआ, बहुत कुछ बता रहा था। हम मथुरा में उसी कब्जे वाली जमीन में खड़े हैं जहां पर कथित रूप से आजाद हिंद फौज अपने आप को कहने वाले ये तमाम लोग इस पूरी जमीन पर कब्जा, और बीती रात यहाँ बीते दिन जो भी हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम दूर से रह रहे हैं, वहां जमीन के अंदर नहीं आ रहे, हम यहीं पे रुके हुए हैं, हम यहीं पे रुक रहे हैं, बाउंड्री के बाहर ही हैं। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें यहाँ पर। बीते दिन देखिए जो बताया जा रहा है सरकारी जमीन 280 एकड़ जमीन उसी का ये हिस्सा है जहां पर आजाद हिंद फौज और जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भी बार बार बताते हैं कि दरअसल ये लोग है कौन, किस तरह से हमेशा यहाँ पर जय गुरु जय सुभाष चंद्र बोस के वो नारे लगाते रहते थे और एक अलग तरीके से पूरी सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ रहे थे। अब भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। ये जो लोग यहाँ पे रहते थे सत्याग्रही बताते थे अपने आप को, सत्याग्रही, और आजाद हिंद फौज अपने आप को बताते हैं। क्या मतलब इस तरह की नारेबाजी होती थी, क्या था इनका दिनचर्या, क्या प्रार्थना होती थी सुबह 8 बजे प्रार्थना, सुबह 8 बजे करीब प्रार्थना होती थी इन लोगों की। उसके बाद फिर ये अपने काम धाम में लग जाते थे, इनको काम बांट दिया गया था सारे। पूरे दिन ये लोग नारे बोलते रहते थे जय हिंद जय सुभाष के, पूरे दिन गाली गलौज करते रहते थे कॉलोनी और प्रशासन के लिए, डीएम साहब के लिए कि हम यहाँ झाड़वा खाली करो, हम यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे हम लोग। ये इन घरों को कहते थे कि खाली करो, ये कहते थे ये कॉलोनी खाली करो, कॉलोनी में हम लोग वास करेंगे। अपना डीएम साहब को गाली, मोदी साहब को गाली, सब पूरे प्रशासन को गाली देते थे ये लोग। कहते थे इनसे उनका सर्टिफिकेट मांगो, वो करो, XYZ दुनिया भर की बात करते रहते थे ये लोग। मतलब आकर यहाँ पर भी वहाँ से आप भी यहीं पे रहते हो, आप बताओ। ये लोग सुबह सुबह ये काम करते थे, फिर उसके बाद दीवारों पे भी चढ़ जाते थे, हम लोगों को भी डराते थे, लेकिन हम लोगों से खैर ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। किस तरह के लोग हैं? युवा हैं, बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी लेडीज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग भी यहाँ डंडे लेके जब आ जाते थे, जब यहाँ प्रशासन आता था, जब भी यहाँ पे आ जाते थे। और हमेशा फिर आप लोगों को भी यहाँ कहते थे कि इस जगह को खाली करो। यहाँ पे बोलते थे कि आप लोग पीछे चले जाओ, पीछे रहो, यहाँ से मत आओ, आगे मत आओ। मथुरा में 24 लोगों की जिंदगी चली गई। ये तमाम लोग आज इकट्ठा हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन सवाल उस मास्टरमाइंड पर है जिसने ये पूरी साजिश रची। कौन है रामवृक्ष यादव? आखिर कौन है ये शख्स जिसने पूरी सिस्टम को कब्जे में कर रखा था, जो खुलकर पुलिस प्रशासन को यहीं पर उन्हीं की सरकारी जमीन पर खड़े होकर गाली देता था, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कुछ भी करने से डरती थी, भागती थी। आखिर किस तरह से राजनीतिक संरक्षण उसे मिला हुआ था कि वो इन्हीं पुलिस वालों को उनके सामने खड़े होकर गाली देता था, चुनौती देता था, लेकिन कोई उस पर कोई भी कार्रवाई करने से बचता था। उत्तर प्रदेश में कृष्ण की नगरी मथुरा में मशहूर तो ब्रज की होली है, लेकिन जब यहाँ खून की होली खेली गई तो पूरे देश में बस इसी की चर्चा है। अवैध कब्जे की चिंगारी में मथुरा ऐसा सुलगा कि लाशें बिछ गईं। पुलिस और दंगाइयों के बीच इतनी गोलियां बरसी कि देखने और सुनने वाले दोनों हैरत में हैं। 2 पुलिस अफसरों समेत कुल 24 लोग इस हिंसक झड़प की भेंट चढ़ गए। लेकिन इस कोहराम का गुनहगार कौन है? मथुरा का मुजरिम कौन है? तो 50 साल के इस बुजुर्ग शख्स को देखिए। और देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया। मारे जा रहे हो वर्दी पहन करके, सब मार दिए जा रहे। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? कितने मारे जा रहे हैं, जनता भी मारी जा रही है, पुलिस के जवान भी मारे जा रहे हैं। बोलिए जी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक शांति। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अपराधी। जी हाँ, ये है रामवृक्ष यादव। पूरी यूपी पुलिस
अब राम वृक्ष यादव के पीछे है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर वो जिंदा होगा तो जरूर पकड़ा जाए। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से सालों तक सरकार और कानून के रखवालों की नाक में दम करने वाला यही वो शख्स है जो मथुरा के महाभारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला राम वृक्ष 15 मार्च 2014 को 200 लोगों के साथ मथुरा आया था। राम वृक्ष ने प्रशासन से जवाहर बाग में रहने के लिए 2 दिन की इजाजत ली थी, लेकिन 2 दिन बाद वो यहाँ से नहीं हटा। शुरुआत में वो यहाँ छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा, फिर धीरे धीरे जवाहर बाग में और झोपड़ियाँ बनी। इसके बाद तो राम वृक्ष 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अपनी सत्ता चलाने लगा। राम वृक्ष कभी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था और जब संत का निधन हुआ तो राम वृक्ष ने जय गुरुदेव की विरासत के लिए दावेदारी की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक जय गुरुदेव के निधन के बाद विरासत के लिए 3 गुटों में टकराव हुआ। एक राम वृक्ष, दूसरा पंकज यादव और तीसरा उमाकांत तिवारी, लेकिन इनमें उत्तराधिकारी बना पंकज यादव। यहाँ समर्थन न मिलने पर राम वृक्ष ने अलग अलग गुट बनाकर मथुरा के जवाहर बाग में 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि 5000 लोग उसी के लिए काम करते हैं। राम वृक्ष के कहने पर ही इस पूरी हिंसक झड़प को अंजाम दिया गया। मथुरा आने से पहले राम वृक्ष यादव ने अपने साथियों के साथ स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन भी शुरू किया था, जिसमें कई मांगे रखी गई थी। संत जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना भी इनमें से एक था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। राम वृक्ष का संगठन भारत को आजाद नहीं मानता था और पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक करार देता था। यह संगठन 1 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की मांग करता था। देश में सोने के सिक्कों का चलन शुरू करने के लिए कहता था। खुद को सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी बताने वाला यह संगठन कहता था कि देश में आजाद हिंद फौज के कानून माने जाए, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन शुरू किया जाए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाए, देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून खत्म किए जाएं, मांसाहार पर बैन लगाया जाए। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? रूलर कौन है? फर्स्ट सिटीजन कौन है? जिसके बिना नागरिकता जो है रिकॉग्नाइज नहीं संभव। आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो तो उनको तो पता नहीं है। हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। इन्हीं मांगों के साथ राम वृक्ष के संगठन ने मार्च 2014 में मध्य प्रदेश के सागर से दिल्ली तक सफर शुरू किया, लेकिन दिल्ली से पहले ही मथुरा में रुक गया और जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया। राम वृक्ष पर 2014 से लेकर 2016 तक 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पुलिस अधिकारियों पर हमले, सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे शामिल हैं। 200 लोग हैं, 200 से अधिक लोग हैं। अब उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया। उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। राम वृक्ष और उसके साथियों ने जैसे समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी थी। यहाँ तक जवाहर बाग में आम लोगों के घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। कोई आता भी था तो अपना नाम पता लिखवाकर और वजह बताकर। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा, आज तक। यहीं पर बीते दिन कोहराम मचा था और वो हिंसक झड़प इसी इलाके में हुई थी। कैसे 2 अफसर शहीद हुए, 22 उपद्रवी मारे गए, कब कब क्या क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। पुलिस और उपद्रवियों के बीच मथुरा के जवाहर बाग की ये जंग। 280 एकड़ के मैदान में बरसती गोलियां, घायल पुलिस वाले, गिरफ्त में उपद्रवी, अवैध कब्जे की चिंगारी में जलता जवाहर बाग। अतिक्रमण की इस आग ने पूरे देश में भूचाल जला दिया है। जवाहर बाग में 280 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हजारों लोगों को हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग होती है।
हम आपको बता दें कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2 दिन पहले कब्जा जमाए बैठे लोगों को नोटिस थमाते हुए इलाके को 24 घंटे के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम देता है। कल हमने देखा 4:15 बजे पुलिस जो थी अपने इनको समझाने के लिए पहले एसडीएम आए था, उन्होंने कहा भाई बोला आपका समय पूरा हो गया है, हमने 24 घंटे का आपको अंतिम नोटिस दिया है, आप खाली करिए। तो ये यहाँ लेडीजें बैठी हुई थी 500-700 की आपस में, तो उन्होंने उनको गालियाँ दी एसडीएम को, बोले हम नहीं करेंगे, और रामराज यादव आए बोले जो तुमको करना है करिए। तो पुलिस मॉर्ग डील के हिसाब से मतलब कोई पुलिस का इस तरीके का वो नहीं था कि पुलिस जाके वहाँ इस तरीके से इन लोगों के साथ वो करा। तो उन्होंने उल्टा पुलिस जब उनको समझाने अंदर गई है तो पुलिस पर सीधा गोलियां चलाई हैं। चौबीस घंटे पूरे होते ही पुलिस जवाहर बाग के गेट पर पहुंच जाती है। यहाँ पहले से ही कब्जेधारी मोर्चा बंदी कर लेते हैं। गेट के अंदर कब्जेधारी पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। जवाहर बाग के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव की अगुवाई में पुलिस टीम जवाहर बाग की पीछे की बाउंड्री तोड़ती है और अंदर घुसने का रास्ता बनाती है। पुलिस चारों ओर से जवाहर बाग की घेराबंदी कर लेती है। इस बात से अनजान कि अंदर बैठी रामवृक्ष यादव की फौज हथियारों से लैस है और वो भी पुलिस पर हमला बोलने के लिए तैयार बैठी है। ऐसा है कि ये जवाहर बाग का मेन गेट है, ये वाला। यहाँ पर इन्होंने कल शाम को 5 बजे से पूर्व अपने बच्चों को और महिलाओं को आगे रास्ता बिठा के बंद करा दिया। पुलिस बार बार ये तामील करा रही थी माइक के जरिए कि आप जवाहर बाग को खाली करना है। जो वहाँ पर कथित सत्याग्रही थे उन लोगों ने पहले फायर किया पुलिस पर, उन्होंने पहले गोली चलाई, उन्होंने फायर ही नहीं किया, न जाने कितना माइंस था उनके पास। पुलिस मथुरा और आगरा के बीच का रास्ता भी बंद कर देती है ताकि उनकी कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए। अंदर उपद्रवी अपने अपने हथियार लोड कर लेते हैं, पुलिस के साथ गोरिल्ला युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। डीएम राजेश कुमार और एसएसपी डॉक्टर राकेश कुमार फोर्स के साथ जवाहर बाग के मेन गेट से अंदर घुसते हैं। पुलिस की ये टीम कब्जेधारियों से बात करने की कोशिश करती है। पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि ये उपद्रवी पहले ही हमले की रिहर्सल कर चुके थे। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती उससे पहले ही पेड़ों पर मचान बनाए बैठे उपद्रवी पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर तो जवाहर बाग के अंदर गोरिल्ला युद्ध छिड़ जाता है और एसपी सिटी मुकुल शर्मा के सिर में गोली लगती है और एसओ सुभाष को भी गोली लगती है। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दोनों की मौत हो जाती है। ये कथित सत्याग्रहियों ने बम चलाए हैं। एसपी सिटी साहब और जो सुबोध यादव जी थे वो लीड कर रहे थे। वो पीछे की तरफ से बाउंड्री को तोड़ के अंदर इनसाइड में पोजीशन लेने के लिए जा रहे थे। तभी इन लोगों ने गोरिल्ला युद्ध की जो नीति होती है उसको अपनाई। ये लोग पेड़ों पे मचान बना के वहाँ बैठे हुए थे। पेड़ों पे मचान बना? जी बिल्कुल, पेड़ों पे मचान बना के वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे डायरेक्ट स्पॉट फायरिंग की। इसके बाद तो मथुरा का जवाहर बाग धधकने लगता है, लाशें बिछने लगती हैं। घंटों की इस जंग के बाद जवाहर बाग पर पुलिस का कब्जा होता है। अनुज मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा आज तक। एसपी सिटी और एसएचओ की आखिरी सलामी, शहादत जिसको मथुरा के लोग क्या पूरे देश के लोग सलाम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव सोचे कैसे नजरें मिलाएंगे उस मां से जिसने कहा कि रख लो ये मुआवजा, बंद करो ये मौत की जिंदगी की कीमत लगाने की राजनीति, रख लो ये पैसे, लौटा सकते हो तो मेरा बेटा मुझे लौटा दो। है हिम्मत अखिलेश यादव में उनका सामना करने की? इस मां ने अपना जवान बेटा खोया है। बेटे के गम में कलेजा कचोट जा रहा है। मथुरा के खूनी संघर्ष में शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की मां मनोरमा द्विवेदी ने बेटे की शहादत की खबर सुनी तो सदमे में चली गई।
रो रो कर बेहाल हैं। कहती हैं कि नहीं चाहिए मुआवजा, नहीं चाहिए रुपया पैसा, बस मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे दे, मुझे मेरा बेटा ही नहीं है, अब लाके दे नहीं मेरा बेटा, मेरे बेटे को मरवाने के लिए मथुरा भेजा। यूपी के औरैया का मानी कोठी गांव, मुकुल द्विवेदी ने यहीं जन्म लिया, यहीं बचपन बीता। जब गांव में उनकी शहादत की खबर पहुंची तो पूरे गांव में मातम फैल गया। मां दहाड़े मारकर रो रही है, बुजुर्ग पिता तो जैसे पत्थर हो गए। एसएसपी डीएम वगैरह 2 साल से वहाँ कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको अकेले ढकेल दिया, वहाँ लगा के फोर्स आ गए, मरवा दिया हमारे बेटे को। मातम का कुछ यही हाल जौनपुर में भी है। मथुरा हत्याकांड में शहीद एसओ संतोष यादव का परिवार बेहाल है। शहीद इंस्पेक्टर की मां बेसुध पड़ी है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा निखिल और बेटी श्रेया का तो जैसे सब कुछ लुट गया। मैंने कहा था कि अच्छे से रहना, वो कि सभी से प्यार करना, किसी से लड़ाई मत झगड़ा करना, ये कहा था उन्हें। कब आने के लिए बोले थे कि पापा ने कहा था कि 22 को या फिर 28 को लेने आएंगे। मथुरा के जाबाज पुलिस अफसर मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव ने वीरों की तरह आखिरी सांस तक उपद्रवियों से लड़ाई लड़ी। उनकी शहादत पर नम आंखों से पुलिस ने आखिरी सलाम दी। अवैध कब्जाइयों के साथ खूनी संघर्ष में ये दोनों पुलिस अफसर वीर गति को प्राप्त हो गए। देश ने 2 जाबाज अफसर खोए तो परिवार वालों का सहारा भी टूट गया। जिंदगी में जैसे अंगारे भर गए। क्या करेंगे? अंजना ओम कश्यप और मदन गोपाल शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा आज तक। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कहां है सांसद, माननीय सांसद मथुरा की हेमा मालिनी। मड आइलैंड मुंबई से आखिरकार निकली हेमा मालिनी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आला कमान ने बहुत गुस्सा दिखाया कि यहाँ पर मथुरा जल रहा है और आप ट्वीट कर रही हैं। दबाव जब चौतरफा हो गया, बहुत ज्यादा बन गया, तब हेमा मालिनी निकली दिल्ली के लिए। कहा जा रहा है मथुरा भी आएंगी। दिल्ली में उनसे बात की है हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। मथुरा की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी। हेमा जी, जिस ढंग से घटना घटी है, किस ढंग से देखती हैं? बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि हमारे मथुरा में ऐसा कुछ ऐसे भी हो सकता है। ये सोच के बड़ा दिल दहक जाता है कि इट्स लाइक एन आतंकवाद, यू नो, दे हैव कैप्चर्ड दैट प्लेस एंड देन फॉर द लास्ट 2 years दे आर ऑल स्टेइंग देयर। तो ये जो पता चला तो मैंने बात किया था हमारे डीएम से कि ये अगर 2 साल से हैं तो आपको इसको पहले से हैंडल करके उनको हटाना चाहिए था, क्योंकि एनक्रोचमेंट है। लेकिन उनको भी शायद मालूम नहीं था कि उनके पास इतनी हथियार सब लेके वो लोग बैठे हैं। इट्स ए वेरी बिग मैटर। हेमा जी, एक कंट्रोवर्सी आज दिन भर रही फिल्म को लेकर के कि ये कहा गया कि आपको उस घटना के बारे में ट्वीट करने की बजाय आप फिल्म को लेकर ट्वीट कर रही थी। पार्टी भी नाराज हुई इस बात को लेकर। नहीं, मुझे इतनी गंभीर हुआ करके मुझे नहीं मालूम था। आई मीन बिकॉज 2 महीने से ये चल रहा है, हाथापाई हो रहा है इनका, ऐसा मालूम था। तो आई डिड नॉट रियलाइज देन इन द मॉर्निंग आई कम टू नो दैट द एसपी एंड ऑल डाइड एंड ऑल दिस थिंग मैटर। वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। लेकिन अदरवाइज सी आई एम एन आर्टिस्ट, आई एवरी राइट टू डू माई प्रोफेशन। मैं काम करूँगी फिल्मों में। वो लेकिन ये जब ये इस बात का मालूम पड़ा तो मैं सब छोड़ के मैं आई हूँ, सारा शूटिंग कैंसिल करके आई हूँ। तो अब आगे क्या आपका रहेगा? मथुरा में आप रहेंगी? अभी मथुरा जा रही हूँ मैं, अभी देखूंगी, कल जाके मिलूंगी सबसे, स्पेशली वो जो पुलिस जो जिनका डेथ हो गया उनके परिवार से जाके मिलेंगे। और मैं क्या कर सकती हूँ? आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुख होता है। धन्यवाद। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मथुरा एक सवाल, मथुरा एक सवाल न सिर्फ यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर, बल्कि इस देश पर भी कि आखिर ये किस युग में जी रहे हैं हम। पुलिस वाले यहाँ पर आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए, 2 अफसर शहीद हो गए। आखिर भू माफिया कैसे पुलिस प्रशासन राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर अपना वर्चस्व, अपना रुतबा कायम रख पाता है इस देश में कि पुलिस अफसरों तक को जान गंवानी पड़ती है? ये सवाल आज मथुरा पूछ रहा है पूरे देश से।
मथुरा से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।